बाजार में लौटी रौनक, 3 दिनों की गिरावट पर लगा ब्रेक। निफ्टी 17,000 के पार। निफ्टी बैंक भी करीब 0.4% ऊपर। ऊपरी स्तरों से हल्का हुआ मिड कैप इंडेक्स। फार्मा और मेटल को छोड़कर सभी सेक्टर्स में छाई हरियाली। सरकारी बैंक, ऑटो, रियल एस्टेट और एनर्जी शेयर्स चमके। HCL टेक का दूसरी तिमाही में 1.5% बढ़ सकता है डॉलर रेवेन्यू। मुनाफे में 4% की बढ़त संभव। वहीं करीब 2.5% बढ़ सकता है विप्रो का डॉलर रेवेन्यू। नतीजों से पहले दोनों शेयर्स के साथ पूरे IT स्पेस का जोश हाई। थोड़ी देर में कैबिनेट और CCA की बैठक। OMCs को मिल सकती है राहत। LPG अंडर रिकवरी की भरपाई के लिए मिल सकते हैं 22,000 करोड़ रुपए। पेट्रोलियम मंत्रालय ने करीब 30,000 करोड़ की मांग की। IOC, BPC, HPC में करीब 2% की तेजी। और नई रेल लैंड मैनेजमेंट पॉलिसी गाइडलाइंस जारी। लैंड लीज फीस में अब कम होगी सालाना बढ़ोतरी। करीब 7% की जगह 6% की बढ़ेगी। कॉनकॉर में 2% की मजबूती। तो करीब 60 पॉइंट की मजबूती के साथ 17,000 के ऊपर 17,043 पे इंडेक्स इस समय मजबूती के साथ कामकाज कर रहा है निफ्टी। और बैंक निफ्टी में आप देखिए तो 164 पॉइंट की तेजी है। कंपैरेटिवली बैंक निफ्टी थोड़ा ज़्यादा मजबूती यहाँ पे दिखा रहा है। एडवांस डिक्लाइन यानी बढ़ने और घटने वाले शेयरों की संख्या में बढ़ने वालों की संख्या ज़्यादा है, 1461। हालांकि घटने वाले बहुत पीछे नहीं है, 1218 वो भी है। और करेंसी थोड़ी सी सुधरी है, 82 रुपये 21 पैसे पर $1 मिल रहा है इस समय। करीब 10 पैसे का सुधार हुआ है। तो देखते हैं बाजार इसको कैसे आगे पैन आउट होता है। लेकिन बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारी चीज़ों पे आप देखेंगे तो एक उतार चढ़ाव के माहौल के बीच में अपने आप को मार्केट सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। आज के मेहमान हैं जो आपकी मदद करेंगे, गौरव बिस्सा, जो वाइस प्रेसिडेंट हैं इनक्रेड इक्विटीज़ के। गौरव, बहुत बहुत स्वागत है आपका। निफ्टी ने आज थोड़ी सी राहत ली है, ऊपर की तरफ है अभी। क्या अप्रोच रखेंगे आप, सस्टेन करेगी या नहीं करेगी? गुड मॉर्निंग नीरज जी। देखिए यहाँ पे एक दायरे में ही रहेगा। अगर आप कल का सत्र अगर देखेंगे तो एक ट्रायंगल ब्रेकडाउन हमको देखने मिला था आवली चार्ट्स पे 17,120 के फ्यूचर्स के नीचे। और वहाँ से हमने देखा कि कल 16,950-960 तक फ्यूचर्स गए थे। और 16,900 के करीब आपकी 200 EMA डेली चार्ट पे सपोर्ट है, तो वहीं के आसपास में एक बाउंस देखने मिला है। तो यहाँ पे फॉलोअप चाहिए हमको। अगर 17,200 के ऊपर फिर हम बंद हो जाते हैं तो एक सस्टेन अपसाइड फिर देखने मिल सकती है। अदरवाइज मैं यहाँ पे करंट सेक्शन में थोड़ा वेट एंड वॉच पे रखूंगा, क्योंकि बाउंस किया है सपोर्ट से और रेजिस्टेंस से अभी भी नीचे ही है। ओके, ये नज़रिया बनता हुआ दिख रहा है। अच्छा, तो मान लीजिए आपको ट्रेड लेना ही हो तो बैंक निफ्टी और निफ्टी में कंपैरेटिवली ज़्यादा बेटर क्या दिख रहा है? मैं बैंक निफ्टी के साथ जाना चाहूंगा नीरज जी। अगर यहाँ पे 2 कारण है और काफी अच्छे इंटरेस्टिंग कारण है। अगर आप डेली चार्ट अगर देखेंगे तो बैंक निफ्टी फ्यूचर्स जो है इन्होंने जो बाउंस किया है वो 55 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है डेली चार्ट्स पे वहां से बाउंस बैक किया है, जो आपको आ रहा है तकरीबन 38,700 के आसपास में। दूसरा कारण ये है कि अगर मैं इचिमो को काफी फॉलो करता हूँ, वहाँ पे एक कंपोनेंट है टेंकन करके, वो भी आपका 38,700 के आसपास में आ रहा है, जहां से फिर बैंक निफ्टी ने बाउंस किया। तो मैं अगर प्ले करूंगा तो मैं बैंक निफ्टी को प्ले करूंगा, और ये जो करंट बाउंस आएगी ये जा सकती है 39,500 तक के लिए। तो मेरे लिए रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल और स्ट्रक्चर के हिसाब से देखा जाए तो बैंक निफ्टी है। और बैंक निफ्टी में इसके लिए प्रीफर करता हूँ क्योंकि थोड़ा हाई बीटा भी है, तो मुझे अगर ड्यूरेशन के लिए प्ले करना है तो बैंक निफ्टी में प्रीफर करता हूँ। ओके, तो ये नजर। अच्छा, एक स्टॉक है, जरा मुझे इस पर आपकी कॉल चाहिए। डॉक्टर लाल पैथलैब कई दिनों की गिरावट के बाद आज संभलने की कोशिश कर रहा है, क्या इस पर राय बनती है? देखिए, इसका स्ट्रक्चर काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आप इसके डेली चार्ट अगर देखते हैं तो यहाँ पे जो प्रीवियस 2 स्विंग हाइज बने थे मई जून में, वहाँ पे रिटेस्ट करके और स्टॉक जो ऊपर जा रहा, तो अगर ये जो लोज हैं 2240-50 के सस्टेन अगर कर लेता है तो एक अच्छी उछाल आपको देखने मिल सकती है। बट प्रोवाइडेड कि यहाँ से करे, और यहीं से अगर आप देखेंगे तो प्रीवियस जो हाई चालू हुआ था जहाँ पे 6-7 स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कैंडल एक के बाद एक बनाए थे, वो यही लेवल था। तो इसके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आज की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। अगर पॉजिटिव नोट पे अगर बंद होता है तो मेरे हिसाब से 2240-50 के स्टॉप लॉस को बाय करना बनता है। 140 के आसपास स्टॉप लॉस के बाय करना बनता है। और इसके आगे के जो नेक्स्ट मंथ के बड़ा फ्यूचर्स हैं उसमें बड़ा वोलेटिलिटी दिख रही है, इसलिए मैंने कहा इस पर एक राय लेनी चाहिए। गौरव, आप थोड़ा सा रुकिएगा, मैं एक जरा बहुत ही इंटरेस्टिंग एक खबर पे चर्चा करना चाहता हूँ।
रियल एस्टेट सेक्टर में बड़ा तेजी से सुधार देखा जा रहा है, बावजूद इसके कि ब्याज दरें काफ़ी बढ़ी हैं, होम लोन महंगा हुआ, लेकिन उसके बावजूद तो दूसरी तिमाही के मुकाबले तीसरी तिमाही में इस मतलब हम लोग कैलेंडर ईयर की बात करें, इसमें 7% ज़्यादा घरों की बिक्री हुई। साथ ही इस साल 2010 के बाद सबसे ज़्यादा घरों की रिकॉर्ड बिक्री हो सकती है, और ये इस बात का संकेत है कि रियल एस्टेट में काफ़ी सुधार होता हुआ दिख रहा है। बातचीत करेंगे हम ब्रिगेड एंटरप्राइजेज के CFO अतुल गोयल जी से। अतुल जी, स्वागत है आपका। और हम लोग मूड चेक आपसे मैं लेता रहता हूँ बीच बीच में। कल दरअसल एक रिपोर्ट आई JLL की, जो मैं पढ़ रहा था रिपोर्ट, तो बड़ी दिलचस्प मुझे लगी। ओवरऑल नंबर में देखा तो 7% की ग्रोथ दिखा रहे थे, लेकिन फिर मैं जब इसमें और डीप डाइव मैंने किया तो साउथ का मार्केट जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त है। 6,222 घर बेंगलुरु में बिके हैं, चेन्नई में 1483 और 93-43 इस तरीके की ग्रोथ दिख रही परसेंटेज में। कोई फर्क नहीं पड़ रहा लोगों के ऊपर महंगाई का? नीरज जी, देखिए, महंगाई है, मैं बिल्कुल मानता हूं, लेकिन अफोर्डेबिलिटी भी बहुत बड़ी है। अगर आप देखें यूनिट टू पर कैपिटा इनकम बेंगलोर में 16x है, और अगर आप ऑल ओवर इंडिया दूसरे बड़े सिटीज में देखें तो 24x है। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क है कि अफोर्डेबिलिटी बेंगलोर में बहुत ही बढ़िया है। इंटरेस्ट रेट इंक्रीज, मेरा मानना यह है कि अगर आप 2010 से कंपेयर कर रहे हैं तो 2010 में इंटरेस्ट रेट 10% के आसपास था, तब भी हाईएस्ट सेल्स रेजिडेंशियल की हुई थी। तो इंटरेस्ट रेट, दूसरा मेरा मानना यह है कि ये लॉन्ग टर्म प्ले है। आदमी को भी पता है, या जो घर ले रहा है, कि वो 15 साल या 20 साल का लोन है, वो फ्लोटिंग रेट पे होता है, तो बढ़ना और कम होना इंटरेस्ट रेट का चलता रहता है, और जो भी बढ़ता है या घटता है वो सब आपके ड्यूरेशन में होता है। EMI मोर और लेस सेम रहती है। तो मेरे को लगता है इससे ज्यादा इम्पैक्ट जो है वो नहीं पड़ रहा है। अफोर्डेबिलिटी डेफिनेटली ITS ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स का बेंगलोर में या चेन्नई में बहुत अच्छा है, और इसका इम्पैक्ट आपको दिख रहा है, और ये इम्पैक्ट ऑफिस मार्केट में भी दिखता है। ना, इस पे कोई शक नहीं। और ये 10 साल की मंदी के बाद ये सेक्टर पूरी तरीके से अपने आप को रिकवर कर रहा है। और बिल्कुल आपने सही कहा कि जब 20 साल 30 साल का आप लोन लेते हैं तो फिर 1-2% के ऊपर नीचे चलते रहते हैं, आगे फिर वो कम भी हो सकते हैं, ये फैक्टर से एक रहता है। गोयल साहब, एक चीज़ बताइए कि जैसे नॉर्मल रूटीन में तो बिक्री चली रही है, अभी अब त्योहारी सीजन है, बहुत सारे लोग इस समय आके बुकिंग करते हैं, बहुत सारे लोग आपने बना के दिए भी होंगे। क्या फ़र्क दिख रहा है? किस तरीके की फुटफॉल है? आप लोगों के पास इंक्वायरीज आ रही होंगी, किस तरीके के माहौल है? देखिए, इंक्वायरीज बहुत अच्छी है। खाली एक चेंज है कि लोग अभी भी 3 बेडरूम 4 बेडरूम ज्यादा चाहते हैं। छोटे मकान जो अफोर्डेबल हाउसिंग में हम कर रहे थे, उसमें 3-4 BHK या 2 बेडरूम प्लस स्टडी, उसकी डिमांड ज्यादा है। तो उसी हिसाब से हमने भी अपने जो स्टॉक है उसको चेंज किया है, और डिमांड बहुत अच्छी है। लोग अभी भी आ रहे हैं। लोग बुकिंग जो है, मेरे को लगता है आपने देखा कि पिछले 20 दिन श्राद्ध में गए तो उसमें थोड़ी सी बुकिंग कम हुई है। वो एक रीजन हो सकता है। क्वार्टर में थोड़ा सा दूसरी कंपनियों का सेल थोड़ा आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा डाउन लगे, लेकिन ये फेस्टिव सीजन मेरे को लगता है कि बहुत अच्छा होना चाहिए। इंक्वायरी बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। आप अगर बढ़िया लॉन्चेस करते हैं तो मेरे को लगता है कि सेल आपकी बहुत जबरदस्त होगी। आपने लॉन्च किए क्या 1-2? हाँ, हमने एक लॉन्च अभी किया है, बाकी हमारे काफी अच्छे लॉन्चेस प्लान्ड है इस क्वार्टर में। अच्छा, इस क्वार्टर में और करेंगे, और आगे भी ये सिलसिला जारी रहने की संभावना है। एक चीज़ बताइए सर, ये जो 3-4 BHK आप बता रहे हैं, इसके दाम वाम बढ़ाए आपने क्या, और एवरेज टिकट साइज क्या है इनका? देखिए, डिपेंड करता है। हम ज्यादातर इनकम हाउसिंग में है, तो हमारा अगर आप देखेंगे 3 बेडरूम करीबन 80 से 90 लाख होता है, 4 बेडरूम करीबन 1-20 से 1.5 करोड़ के आसपास जाता है। बाकी अगर आप लग्जरी सेगमेंट में जाएं तो 2-2.25 करोड़ के ऊपर जो है मकान जाता है। तो मेरे को लगता है उसमें इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है, लेकिन उसमें दूसरी बात है कि इन्वेंट्री भी काफी घटी है। क्योंकि अगर आप देखें आज की तारीख में इंडिया में बेंगलोर में लोएस्ट इन्वेंट्री है, करीबन 12 या 13 मंथ की इन्वेंट्री है। तो मेरे को लगता है कि आगे इसकी डिमांड बनी रहेगी, और
लोग जो हैं वापस अफोर्डेबिलिटी लेवल पे तय कर रहे हैं। अफोर्डेबल में भी डिमांड है, ऐसा नहीं है कि डिमांड नहीं है। जो 3-4 बेडरूम नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि अफोर्डेबिलिटी अगर आप देखें, खाली एरिया कम होता है, आपके जितने भी पैरामीटर्स हैं एक सक्सेसफुल और एक अच्छे रेजिडेंशियल के, वो वहीं रहते हैं। तो दोनों जगह हैं, लेकिन अफोर्डेबिलिटी में इस समय अफोर्डेबल हाउसिंग में जो डेवलपर्स उनका रुझान कम है, क्योंकि 45 लाख में आज की तारीख में मकान बेचना बहुत मुश्किल है। इसलिए धीरे धीरे जो है लोग और डेवलपर्स भी थोड़े बड़े साइजेस में और थोड़े प्राइस इंक्रीज की तरफ बढ़ रहे हैं। पहली ये जो तिमाही की हम लोग चर्चा करें, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग आंकड़े हैं जेएलएल के। सबसे ज़्यादा घर बेंगलुरु में बिके हैं 21%। सेकंड नंबर पर हमारा अपना मुंबई 20% और थर्ड नंबर पे प्लेजेंट सरप्राइज है एनसीआर दिल्ली, जो हमेशा थोड़ा लैग करता था इन्वेंट्री की वजह से, लेकिन 19% के साथ थर्ड नंबर पे वो भी है। तो तीसरी तिमाही का ये ट्रेंड बहुत अच्छा दिख रहा है। अभी एनसीआर में आपने बड़ी बड़ी डील की खबरें सुनी होंगी, तो ये बात अगेन एंड अगेन स्टैब्लिश होती है कि बड़े घर बहुत ज़्यादा बिक रहे हैं और उनके प्राइस राइज भी आप लेते हुए दिख रहे हैं। लेकिन गोयल साहब, एक छोटा सवाल जाते थे आपसे। अब थोड़ी सी चिंता लोग आईटी में भी कर रहे हैं ना, नौकरियों की, पता नहीं क्या, आप बताइए क्या माहौल है? कह रहे हैं कि कम दे रहे हैं, फ्रीज कर रहे हैं, या क्या है ऐसा माहौल? देखिए जी, ये तो सब चलता रहेगा, लेकिन आईटी में जो डिमांड है, ठीक है, मैं आपकी ग्लोबल अपडेट भी सुनता हूँ, रिसेशन आ सकता है, आईटी में इम्पैक्ट आ सकता है। सर मैं तो प्रेजेंटर हूँ, देखिए मेरा भी मत मानिएगा उसका। वो सब बात अच्छी है, लेकिन क्या है, आईटी का डिमांड, आईटी एक ऐसा सेक्टर है जो कि इंडिया को उसने ग्रोथ दी है और ग्रोथ देता रहेगा। और मेरे को लगता है अगर आज आप अभी भी देखिए, अभी आईआईटी के रिजल्ट्स आए, कितने लोग कंप्यूटर साइंस ले रहे हैं, टॉप लोग सब कंप्यूटर साइंस में। तो कहीं ना कहीं डिमांड लोगों को दिखती है कि आईटी में डिमांड होगी मैन पावर की भी। तो मेरे को नहीं लगता कि वो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ। अफोर्डेबिलिटी बहुत ज्यादा है, और मैंने आपको जैसा बताया, यूनिट 2 अगर आप इनकम पर कैपिटा इनकम देखें तो बेंगलोर में 16x ही है, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है अगर आपको लोन लेना है। तो मेरे को लगता है ये डिमांड बरकरार रहेगी। और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स आज की तारीख में, नीरज जी, 1.4 मिलियन लोग ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स में काम कर रहे हैं, जो कि बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पे आके अपना रिसर्च डेवलप कर रही हैं। तो वो भी एक बहुत बड़ा मार्केट है, और ये आगे बढ़ता जाएगा। जो अभी पीछे नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट आई थी, उसमें वो कह रहे हैं कि आगे 2 साल में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स और खुलते जाएंगे, तो ये भी डिमांड को एस्केलेट करेंगे। तो मेरे को लगता है ओवरऑल रियल एस्टेट मार्केट एक अच्छे टाइम को देख रहा है आफ्टर 10-11 ईयर्स, और मेरे को लगता है ये कंटिन्यू करना चाहिए। और ऑफ कोर्स कंसोलिडेशन वगैरह ये सब प्ले कर रहे हैं। जो लीडर्स हैं वो बहुत कॉन्शियस हैं डिलीवरी की तरफ, टुवर्ड्स क्वालिटी, प्राइसिंग। तो मेरे को लगता है ये सब चीजें अच्छी प्ले कर रही है। ऑफ कोर्स रेरा तो है ही वहां पे। नहीं, बिल्कुल सही है। और ये बहुत लंबी मंदी के बाद फिर से एक बार रियल एस्टेट आया, और बहुत सारे फैक्टर्स जो गोयल साहब गिना रहे हैं वो बिल्कुल प्ले अप हो रहे हैं, और इसी वजह से आप देख रहे हैं। बस हमको चिंता ये थी कि बेंगलोर वाले रेट मुंबई में क्यों नहीं मिलते, कि यहाँ 2 करोड़ का लग्जरी अब मैं तो शिफ्ट नहीं हो सकता ना सर, मतलब आपसे मैं इसीलिए बार बार टिकट साइज पूछ के अपने मन को संतोष देता हूँ कि बताइए 1.5 करोड़ 2 करोड़ में वहाँ बढ़िया घर मिल जाता है। मुंबई में तो सोच नहीं सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गोयल साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ये फेस्टिवल अपडेट देने के लिए, और जेएलएल की रिपोर्ट पे चर्चा करने के लिए। गौरव इस समय से जुड़े। गौरव, आप तो मुंबई में रहते हैं, सुना आपने अभी क्या बढ़िया मकान मिलता है बेंगलोर में 2-2.5 करोड़ में, लग्जरी फ्लैट। जी बिल्कुल, अगर आप प्रोजेक्ट्स पे अगर देखेंगे तो मैं यही कहूँगा कि मुंबई के मुकाबले में सारे एमिनिटीज होती है। तो जब हम सेमिनार्स के लिए जाया करते थे, तो रियल एस्टेट ऐसी चीज़ है जो इंसान देखना जरूर चाहता है, ले ना सके भले। तो मैं भी जाता था, देखता था कि कौन से प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं, कभी घूमने चले गए फ्रेंड्स के साथ या क्लाइंट्स के साथ वगैरह गए, तो प्रोजेक्ट्स काफ़ी अच्छे हैं वहाँ पे। और सच में जैसा आपने कहा, काफ़ी माउथ वाटरिंग प्राइसेस है यहाँ पे। तो मैं नहीं समझ पाऊंगा कि इतना 1 BHK का जो प्राइसेस है वहाँ पे आपको 2-3 BHK मिल सकता है। तो अफोर्डेबिलिटी अगर यहाँ पे मुंबई में आती है तो नथिंग लाइक इट। हाँ, ये हम लोग खाली सोच सकते हैं, ऐसा होना तो नहीं है। अच्छा, ब्रिगेड एंटरप्राइजेस ने कॉल किया आज, बढ़िया मस्त 20 रुपए ऊपर है, 4-4.5% की तेजी बन रही है। अच्छा, रियल एस्टेट में कोई पसंद आ रहा है आपको?
देखिए रियल एस्टेट में मैं शॉर्ट टर्म में प्ले नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो मल्टीपल फेल्ड ब्रेकआउट्स हुए हैं, चाहे आप गोदरेज प्रॉपर्टीज़ का देख लो, चाहे आप डीएलएफ का देख लो, ब्रिगेड फॉर दैट मैटर वो देख लो। यहाँ पे एक अच्छा कंसोलिडेशन था आपका 1 डेढ़ साल का, और हमको ब्रेकआउट देखने मिला 540 545 के ऊपर। स्टॉक ऊपर भी गया लेकिन अभी ब्रेकआउट्स के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो मैं फेल्ड ब्रेकआउट्स को फिलहाल प्ले नहीं करूँगा। लॉन्गर टर्म का अगर आपका नजरिया है 1 डेढ़ साल का, जैसे आप कह रहे हैं कि पूरा अपटिक आ रहा है सेलिंग में, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि डीएलएफ अच्छा रहेगा। अगर आप उसके वीकली या मंथली चार्ट देखेंगे तो काफ़ी अच्छा एक राउंडिंग बॉटम बना था निफ्टी रियल्टी के अंदर, उसका ब्रेकआउट हो, उसका रीटेस्ट हो रहा है, वहीं से बाउंस हो रहा है। सिमिलर सेटअप जो है मिरर इमेज वो डीएलएफ का है, उसके अगर आप मंथली चार्ट देखेंगे मल्टी ईयर राउंडिंग बॉटम था, ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट हो रहा है। तो अगर आपका नजरिया कुछ सालों का है तो मेरे हिसाब से डीएलएफ का काफ़ी क्लेवरली पोजिशन है, रिस्क बॉडी फेवरेबल रहेगा। शॉर्ट टर्म के लिए मैं फिलहाल अवॉइड करूंगा। ओके, तो डीएलएफ पसंद है गौरव की। अब चलिए अपने दर्शकों की मदद करते हैं। आप प्रवीण कुमार सिन्हा पटना से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रवीण जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना सर। सर नमस्कार सर। पहले जी सर मैं आपका बहुत कुछ 6-7 महीने से मैं आपका सीन की आवाज़ से काफ़ी अटैच हुआ हूँ, और काफ़ी अच्छा आपका सटीक विश्लेषण और ये सब रहता है। एक चीज़ सर जो मैं मिसिंग कर रहा हूँ, मैं अपना टीसीएस के शेयर के बारे में बात करूँगा। हाँ हाँ सर आजकल जो 750 की जो वीरेंद्र जी का कविता मैं मिस कर रहा हूँ आजकल, और दूसरी बात उनका जो सटीक विश्लेषण था वो मैं भी मिस कर रहा हूँ। दूसरी बात सर एक और चीज़ है, टीसीएस का शेयर्स में बायबैक के समय में मैं लगभग 120 शेयर में ले लिया था, और किसी चैनल के सुझाव पर ही मैं ले लिया था, और लेने के बाद उस समय 3700-3800 का भाव चल रहा था, तो कुछ तो मतलब 18 शेयर तो मेरे बायबैक में निकल गए। लेकिन उसके बाद से ये मार्केट संभला नहीं है, और काफी अच्छा खासा इसमें लॉस चल रहा है। अच्छा, आप निवेशक हैं सिन्हा साहब की ट्रेडर है, मतलब आपने ट्रेडिंग के लिहाज से लिया था क्या? हाँ सर, मैं शॉर्ट टर्म गेन के हिसाब से लिया था, शॉर्ट टर्म क्योंकि मैं बाईबैक का ऑफर आने वाला था, तो मैं ऑब्वियसली इट वाज फॉर ये शॉर्ट टर्म गेन। तो उसके बाद से फिर मैं मामला ये जो है ये संभल नहीं रहा है, और निफ्टी इस बार 18,000 के पास भी जाने के बाद भी ये टीसीएस मैक्सिमम 3300 तक गया, और उसके बाद फिर से ये आते आते 3000 के आसपास आ गए। जी प्रवीण जी, मैं आपको बताता हूँ, हम लोग रोज़ सुबह जब ग्लोबल मार्केट की चर्चा करते हैं तो उसमें हम इस पिछले कुछ दिनों में हमने लगातार नैस्डैक के ज़रिए आईटी को आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, और ये बताने की कोशिश की है कि दुनिया में आईटी के स्टॉक्स क्यों इतने प्रेशर में, नैस्डैक क्यों इतना प्रेशर में। 33% नैस्डैक अपने हाई से नीचे आ चुका है, क्योंकि जो तरह तरह की मुश्किलें खड़ी हो रही हैं उसकी वजह से आईटी में एक प्रेशर है। आपकी जो कंपनी आपने चुनी फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉग, अभी देखिए रिजल्ट भी एस्टिमेट से ज़्यादा अच्छे आए थे, उसके बावजूद स्टॉक सस्टेन नहीं कर रहा है, क्योंकि ग्लोबल सेंटिमेंट इस वक्त वैसा है। तो चूंकि आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया था और आपके कुछ शेयर निकल गए बाईबैक में, लेकिन अभी बाकी बचे हुए हैं, तो इसमें टेक्निकली मदद लेते हैं गौरव की। गौरव, जिस प्राइस पे उन्होंने लिया तो उससे तो काफ़ी नीचे है, इन्हें क्या करना चाहिए, और कितने समय में इनको कम से कम जिस प्राइस पे लिया था उससे थोड़ा बहुत तो ऊपर मिले, इनको गेन मिले? क्या एवरेज भी कर सकते हैं इस प्राइस पे? देखिए नीरज जी, जब आप शॉर्ट टर्म के लिए बाय करते हैं तो आपके लिए कोई न्यूज़ फ्लो नहीं, आपके लिए लेवल्स जो हैं सबसे महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो जो मैंने आपके चैनल के माध्यम से पहले भी कहा कि टीसीएस के अगर आप वीकली चार्ट्स पे अगर देखेंगे तो एक अच्छा ब्रेकडाउन हमको देखने मिला था 3400 के आसपास में, जहाँ पे 1-2 बार ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट हुआ, फिर फाइनली उसके नीचे ट्रेड करना चालू हुआ। तो जब तक ये 3400 के ऊपर सस्टेन ना हो, क्लोजिंग ना हो, उसमें बाय करना बनता नहीं था। यहाँ पे अगर देखा जाए तो सपोर्ट्स के पास में ही है। यहाँ पे इनकी जो स्टॉप लॉस में सुझाऊंगा वो होगा 2920-930 का, वो आप रख लीजिए। सस्टेन अगर हो गया तो अच्छा बाउंस बैक आपको देखने मिल सकता है। आईटी मुझे वीक नहीं लग रहा है, मुझे ऑन ऑल टाइम फ्रेम्स मुझे ज़्यादा वीक नहीं लग रहा है। टीसीएस मैं कहूँगा इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग स्टॉक। अगर किसी का नजरिया, इनका तो नजरिया शॉर्ट टर्म का है, किसी का नजरिया अगर लॉन्गर टर्म का भी है, तो मैं समझता हूँ यहाँ से बहुत रेस्ट्रिक्टेड डाउन साइड होगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि यहाँ पे 2-3% भी नहीं गिर सकता, बट अगर आप इसके मंथली चार्ट्स पे देखेंगे तो अपने मूविंग एवरेज के सपोर्ट्स के बाजू में आ रहा है। तो मैं नहीं समझता हूँ यहाँ से बड़ी गिरावट आपको देखने मिलेगी निफ्टी, आईटी में, या इनफैक्ट टीसीएस वगैरह में। तो लार्ज कैप्स आर स्टिल सेफ बेट। शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉप लॉस जो होगा 2930 का होगा। जब तक ये 3400 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है, मैं मैक्सिमम जो अपसाइड के लिए प्ले करूंगा वो 3400 का ही होगा। तो प्रवीण जी 3400 तक ये जा सकता है अभी फिलहाल के लिए, और स्टॉप लॉस भी उन्होंने आपको सुझाया है। आप जब भी इस तरह के शॉर्ट टर्म ट्रेड लेना जो ट्रेडिंग के साथ, तो उसमें फिर स्टॉप लॉस ज़रूर मेंटेन करिए, क्योंकि ट्रेडिंग के लिए जैसे करें लेवल्स बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, उसमें बहुत सारी खबरें उतना ज़्यादा प्ले अप नहीं होती हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। और वीरू कमेंट्री आप 7 बजे सुनिए, हमने उनको थोड़ा सा एडवांस कर दिया, तो 7 बजे आपको बहुत
जैसे पहले थी 7:50 वाली, वैसे एकदम 7 बजे आपको आराम से पूरी कमेंट्री सुनने को मिलेगी, ग्लोबल वाली मेरी भी सुनने को मिलेगी आपको। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़ते हैं लगातार रोज़, और आगे भी ये सिलसिला बनाए रखिएगा। मोहित गुप्ता हमारे साथ है गोसाईगंज से। मोहित जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है? सर नमस्कार सर, मेरी आवाज आ रही है क्या सर? जी जी बिल्कुल, बताइए। सर यूनाइटेड स्पिरिट के मेरे 100 शेयर्स हैं सर, 831.5 रुपीज पे लिया है मैंने। तो क्या करना चाहिए सर? अभी तो डाउन चल रहा है, 1 मंथ के लिए नजरिया है। अभी हाल फिलहाल में लिया लग रहा आपने, कुछ दिन पहले? जी सर, अभी कल परसों में ही लिया मैंने, 1-2 दिन। कल परसों में लिया, और कल परसों में ही देखिए 2-3 दिन खूब गिरा है। गौरव, यूनाइटेड स्पिरिट्स 831.50 का है, शॉर्ट टर्म नज़रिया है, क्या बाउंस बैक मिलेगा इनको? देखिए स्टॉक ने जो है फेल्ड ब्रेकआउट दिया है, और एक बार नहीं 2 बार दिया है। इसका एक अच्छा ब्रेकआउट था 845 850 के ऊपर, जहाँ पे गया 880 तक भी गया, 2 बार अटेम्प्ट किए, सस्टेन नहीं कर पाया। तो मैं जनरली ये टाइप के स्ट्रक्चर जो फेल्ड पैटर्न्स होती हैं वो काफ़ी थोड़ी रिस्की पैटर्न्स हो जाती हैं, तो मैं अवॉइड ही करता हूँ। इनके लिए मैं एक स्टिक स्टॉप लॉस जो सुझाऊंगा वो होगा 795 का। उसके नीचे अगर जा रहा तो आप एग्जिट कीजिए, क्योंकि स्ट्रक्चर फिर खराब हो जाएगा। तो स्टिक स्टॉप लॉस 795, सस्टेन हो गया, को उछाल देखने मिलती है। अगर 850 सस्टेन नहीं हो पा रहा तो आप एग्जिट के मौके ढूंढिए इसमें। 795 का स्टॉप लॉस ध्यान रखिएगा गुप्ता जी। और इसमें एक फंडामेंटल खबर है, आप जिस खबर पे स्टॉक चल रहा था कि यूके के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दिवाली से पहले हो जाएगा, लेकिन अब वो अटक गया है। तो लार्ज बेनिफिशरी ये थे, और इसी खबर के चलते लगातार 2-3 दिनों से ये कमज़ोरी आ रही, जैसे जैसे वो स्टॉक देखने को मिल रहा है। तो आप स्टॉप लॉस के साथ इसमें काम काज करिएगा अपना। एक और सवाल फटाफट लेते हैं। दिवेश कुमार जी हैं कोरबा छत्तीसगढ़ से। दिवेश जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। बालाजी एमाइन के 200 शेयर हैं, हाँ। 3395 में मैंने खरीदा था। रुकने का मूड है कि अभी निकलना चाहते हैं? नहीं, एक्चुअली 3 महीने का मेरा व्यू है सर। 3 महीने का नज़रिया, 360 रुपये पर शेयर का लॉस, बालाजी अमाइंस। गौरव बताइए। कि आज का अगर आप सिनेरियो मार्केट का देखेंगे तो 1-2 महीना कुछ करेगा मार्केट, ऐसा लग नहीं रहा है। पिछले 3-4 महीने से अगर देखेंगे तो निफ्टी एक रेंज में था, बड़ी रेंज है 16,500 18,500, बट ओवरऑल आप देखेंगे तो 4-5 महीने से एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। तो जब 4-5 महीने से रेंज है तो अगले 3 महीने में मुझे कोई फंडामेंटल चेंज फिलहाल नजर नहीं आ रहा है, और स्टॉक जो है थोड़ा यहाँ पे वीकनेस इसमें बढ़ रही है। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से एग्जिट करना बेहतर होगा, क्योंकि इसके बाद जो सपोर्ट्स मुझे नजदीक देखने मिल रहे हैं वो आपके 2,800 2,700 के करीब के आ रहे हैं। तो अगर आपको और यहाँ से 8-10% होल्डिंग कैपेसिटी है तो आप होल्ड कीजिए, अदरवाइज आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं। तो या तो लॉस बुक करिए, या आप अगर आप होल्ड कर सकते हैं तो रुकिएगा, 250 के आसपास तक ये जा सकता है, ये इस पर राय बन रही है। रघुराम है हमारे साथ बेंगलुरु से। रघुराम जी सवाल पूछिए अपना। नमस्कार सर। सर मैंने इंडिया सीमेंट का 500 शेयर खरीदा था 274 पे, अभी वो 238 पे आ गया है, तो मैं 2 हफ्ते के लिए वेट कर सकता हूँ? तो कल ही गिरा है 12%। अच्छा, 2 हफ्ते आप वेट क्यों कर सकते हैं? आपने कितने हफ्तों के लिए लिया था इसको? मैंने एक्चुअली डे ट्रेडिंग पे लिया था। तो स्टॉप लॉस क्यों नहीं लगाया? कल ही 12% गिरा है। हाँ सर, वो मंडे शाम को आपका टीवी पे देख के ही खरीदा था, तो सर स्टॉप लॉस लगाना भूल गया। सर यही तो हम लोग रोज सिखाते हैं आप लोगों को कि अगर आप ट्रेडिंग के लिए ले रहे हैं, डे ट्रेडिंग के लिए या स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी हफ्ते 10-15 दिन के लिए स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। अब देखिए 12% तो कल ही गिरा है। गौरव बताइए क्या किया जाए इस पे? इंडिया सीमेंट आज भी 5-6 रुपये नीचे है। देखिए काफ़ी क्रिटिकल यहाँ पे सपोर्ट्स आ रहे हैं। यहाँ पे अगर मैं करंट ईयर के जून से अगर मैं ट्रेंड लाइन बनाऊँ, राइजिंग ट्रेंड लाइन, तो उसको फिलहाल ये ब्रीच कर रहा है, ब्रेकडाउन देखने मिल रहा है। तो आपका जो सपोर्ट आ रहा है वो 230 का आ रहा है। 230 के नीचे अगर सस्टेन अगर हो गया तो आप एक बार एग्जिट कीजिए, बेहतर होगा। फिर स्ट्रक्चर और इसका खराब हो सकता है, तो स्टिक स्टॉप लॉस 230 का। ओके अच्छा, एक सवाल गौरव ये बताइए, जो तीनों OMCs हैं इसमें आपको कौन सी पसंद है? IOC, BPC, HPC में पसंद है, या कह दीजिए तीनों नहीं पसंद है, जो भी आपकी व्यू हो। नहीं, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट मैं अभी BPCL के ही चार्ट देख रहा था मैं, तो वहाँ पे अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो थोड़ा
इंटरेस्टिंग उसमें प्ले बन रहा है, उसमें थोड़े डाइवर्जेंसेस वगैरह भी थे और अभी हम देख रहे हैं कि वहाँ से थोड़े अपसाइड हमको देखने मिल रही है। तो मुझे BPCL थोड़ा प्रिफर्ड पिक लग रहा है यहाँ पे। और आप कैंडल का जो लो है 299 या 298 का पकड़ लीजिए, वो आप स्टॉप लॉस रखिए। मैं बड़ी अपसाइड यहाँ पे प्ले नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक फॉलो अप बाइंग मुझे लग रहा है कि आपको यहाँ पे देखने मिल सकती है टूवर्ड्स 318 वगैरह के लिए। ओके, तो BPCL पे एक राय बनती दिख रही है। और गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, दर्शकों की बहुत मदद करने के लिए। सुधांशु सक्सेना एक सवाल ट्विटर पे पूछ रहे हैं कि नैस्डैक अगर यहाँ से और गिरेगा तो क्या TCS नहीं गिरेगा? भाई ऐसी कोई गारंटी नहीं है। अगर नैस्डैक गिरेगा तो TCS क्यों नहीं गिरेगा? या चूँकि IT का आपका बिजनेस ज़्यादातर US से आता है, अगर आपकी डिपेंडेंसी वहाँ पे है, करेंसी आपके फेवर में बावजूद उसके अगर वहाँ पे डील्स नहीं हो रही इतनी, या और ज़्यादा कामकाज वहाँ नहीं विस्तारित हो रहा है, तो ये कहना सेफ़ नहीं होगा कि वहाँ गिर रहे हैं IT के स्टॉक्स और यहाँ सब कुछ ठीक ठाक रहेगा। इंटेल की खबर मैंने सुबह बताई थी कि मैसिव ले ऑफ की तैयारी वहाँ चल रही है, तो थोड़ा सा अलर्ट रहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि वहाँ गिरावट हो रही है, यहाँ पे एकदम सस्टेन करें।